चंदेरी की कहानी काफ़ी पुरानी है। आज से कोई 1000 साल पहले इसका शुमार किया जाता था हिंदुस्तान के सबसे मशहूर शहरों में। प्रसिद्ध अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में कई बार विस्तार से इसका उल्लेख किया है। उनके अनुसार उत्तरापथ और दक्षिणापथ के प्रमुख व्यापार राजमार्गों को जोड़ने वाले रास्ते पर यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहाँ आते थे दुनिया के अनेक देशों से व्यापारी खरीद फरोख्त के लिए और अपने साथ लाते थे कई तरह के प्रभाव, व्यापारिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक। तब इसमें अचरज की क्या बात है कि चंदेरी एक ऐसे शहर के रूप में विकसित हुआ जो न केवल सुखी और संपन्न था, किंतु जिसकी सांस्कृतिक विरासत भी बहुमूल्य थी। शुरू में बस्ती वहाँ थी, जंगल के बीचों बीच, जिसे आज बूढ़ी चंदेरी कहा जाता है, जहाँ देखने को मिलते हैं खंडहरों के बीच सुंदर जैन मंदिर और महलों के अवशेष। मध्य युग में आबादी यहाँ आकर बस गई। चूंकि यह स्थिति निरापद थी और आसानी से कोई आक्रमणकारी यहाँ नहीं पहुँचता था, इसलिए किसी को भी किसी भव्य दुर्ग के निर्माण की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। पूरे शहर की रक्षा के लिए ही किलेबंदी के तौर पर एक दीवार घेर दी गई और यही आज चंदेरी का किला नाम से विख्यात है। चंदेरी के किले की प्राचीर से देखने को मिलता है शहर जहाँ तरह तरह के भवन हैं और जहाँ आज भी संरक्षित है बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर। मध्य प्रदेश में स्थित चंदेरी का किला झांसी से 110 किलोमीटर दूर है। इस जगह का सांस्कृतिक महत्व इसके सामरिक महत्व से कम नहीं था। किलेबंद शहर में तरह तरह के भवन, महल, मंदिर, मस्जिद और बावड़ियां देखने को मिलते हैं। शहर के निवासी संपन्न और निरापद थे, इसी कारण यहाँ का जीवन सुख समृद्धि से भरा पूरा था। द्वापर युग से बसी चंदेरी दुनिया ने यह मानी है, सवा पहर कंचन की वर्षा हो गई बनकर पानी है। फल फूलों से लदी चंदेरी सबको लगी सुहानी है। भारत के वीर सपूतों की यह रियासत रही पुरानी है। जिस चंदेरी का बखान इब्न बतूता ने किया है वह आज जंगल में छुप गई है। इसे अब बूढ़ी चंदेरी कहा जाता है। एक जर्मन इतिहासकार ने यहाँ 55 जैन और हिंदू मंदिरों के खंडहर ढूंढ निकाले, जिनमें से अधिकांश 10वीं और 11वीं सदी में बनाए गए थे। आसपास के गांव में इधर-उधर हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की सैकड़ों टूटी फूटी मूर्तियां पुराने शिलालेखों के साथ देखने को मिलती हैं। Chanderi was on the trade route of ancient India, connecting North India with South India. Most of the caravans used to pass through Chanderi. Chanderi was a very historical center also, and a very mighty fort was built by Rajput kings there. The fort was there right from the 10th, 11th century onwards. But in the 15th and 16th century, during the period of Medini Rai, he further fortified it and it became a very impregnable fort. चंदेरी का मुख्य किला पहाड़ी की चोटी पर बना है। यहां से दूर तक दुश्मन की फौजों पर निगरानी रखी जा सकती थी। गुजरे जमाने में आसपास की पहाड़ियां भी सुरक्षा कवच का काम करती थीं। बुलंद बुर्ज और मजबूत दीवारें इसकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। दूर तक फैला परकोटा पूरे शहर का कवच था। संवेदनशील स्थलों पर बने बख्तरबंद दरवाजे
सकरे थे और इनसे गुजरने वाला मार्ग चढ़ाई के कारण दुर्गम था। Chanderi was a very important link between north and south. That is why most of the important sultans also, right from Balban, Muhammad Tughlaq, even Alauddin Khilji and almost all the important rulers, once in their lifetime they had passed through this area. So it was such a very important strategic position also, and it was on the trade route of medieval and ancient India also. That is why Babur he wanted to conquer it. He came to the conclusion that unless and until he conquers this very important fort of Chanderi, he would not be able to complete his dream of conquering the whole northern India. चंदेरी के किले के साथ जुड़ा सबसे मार्मिक प्रसंग मेदिनी राय और बाबर के संग्राम का है। चंदेरी नरेश मेदिनी राय बड़ी बहादुरी से लड़े और उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बाबर द्वारा किले पर कब्जा किए जाने के बाद महिलाओं ने खुद को आग की लपटों के हवाले कर दिया। इस निर्णायक युद्ध के बाद बाबर ने यह फैसला किया कि वह भारत में ही रहेगा और इस तरह मुगल वंश की स्थापना हुई। चंदेरी में रहते हुए बाबर ने यहीं एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे देखकर लगता है कि किसी पुरानी इमारत के आधार पर ही इसे बनाया गया है। खंभों की सजावट कुरान शरीफ की आयतों से की गई है। सख्त पत्थर पर बड़ी महीन नक्काशी की गई है, जिससे यहां के कारीगरों के कौशल का पता चलता है। इस मस्जिद का आकार छोटा पर प्रभावशाली है। Chanderi is on the imperial route. These are in the post-Sultanate period. There are several regional centers come up, and some of them grow in greater stature. They are seats of culture. They are forts. They are seats of culture. They are seats of economy, seats of industry. Chanderi is a major example. जामा मस्जिद को खूबसूरत गुंबदों और मेहराबों से सजाया गया है। यह बुंदेलखंड की सबसे पुरानी मस्जिदों में शुमार की जाती है। इस तरह के भवनों का निर्माण उस दौर में चंदेरी और आसपास के इलाके में इसलिए किया जा सका कि यहां के शासक यहां से गुजरने वाले सौदागरों के व्यापार से खुद को मालामाल करने में माहिर थे। इस दौलत से ही जामा मस्जिद जैसे भवनों का निर्माण संभव हुआ। It's an important fort in the Malwa on the road to the Deccan. Why are these forts important? Why do they come up where they come up? If you take into account a fort like Kumbhalgarh, you will find that most of these forts are strategically located either on the trade routes or very close to the trade routes. They are the forts which can command the revenue of the trade route, because trade would mean toll, taxes, duties, levies. Trade would mean plunder, loot, brigandage. Don't underestimate these factors of the medieval period and early modern period. I would say don't underestimate these factors even during the modern period or contemporary period. शुरू में यहां एक छोटी सी गढ़ी बनाई गई, जिसने चंदेरी की निरंतर बढ़ती समृद्धि के साथ एक बुलंद किले की शक्ल ले ली। कभी कीर्ति दुर्ग के नाम से पहचाने जाने वाला यह किला अब बाला किला कहलाता है। यह इमारत 14वीं-15वीं सदी की भवन निर्माण शैली का अच्छा उदाहरण है। भवन ठोस लगते हैं और उपयोगी मजबूती को सजावट से कहीं अधिक महत्व दिया गया है। Wherever there is surplus, the ruling class of that area will try to establish a particular stronghold which can then become a regular supply of that surplus.
Once you collect the surplus has to accumulate. And once the surplus accumulates, the surplus has to be protected. Because you are not the only one who is eyeing that surplus. There are competitors who are also looking at the surplus with the same eyes as yours. So if you don't protect that surplus, there is likelihood of somebody else coming across and taking and snatching that surplus away from you. Because this is a period when you will not find very large, centralized, centrally administered areas. बादल महल वास्तव में कोई महल नहीं और ना ही किसी महल का प्रवेश द्वार है। लगभग 15 मीटर ऊंची इसकी 2 मीनारों को एक खूबसूरत जालीदार मेहराब जोड़ती है, जो चांदी के नफीस फिलगरी के काम की याद दिलाती है। हाल ही में की खुदाई में इसी जगह जमीन के नीचे दबे एक बहुमंजिला खूबसूरत महल का पता चला है। चंदेरी शहर के बारे में एक रोचक बात कम लोगों को पता है कि शहर का कितना गहरा नाता सूफी परंपरा से रहा है। मध्ययुगीन भारत में सूफी संतों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में, बैरभाव घटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफी संतों का संदेश सीधा साधा और हृदय को छू जाने वाला था। आत्मा और परमात्मा एक है, धर्म सब समान है, मनुष्य मात्र से प्रेम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस संदेश के कारण ही उनकी प्रतिष्ठा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच समान रूप से थी। एक प्रसिद्ध सूफी संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी गद्दी दिल्ली में थी और वो समकालीन थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के। उनके मुरीद थे प्रसिद्ध संगीतकार और दरबारी अमीर खुसरो। उनके परिवार के कई सदस्यों की कब्रें यहाँ चंदेरी में देखने को हमें मिलती हैं और इस बात का प्रमाण है। अपनी छब बनाई के मैं तो चंदेरी का किला दूसरे भवनों के साथ साथ प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के खानदान की मज़ारों के लिए भी मशहूर है। मैं अपनी भूल गई। इनका निर्माण औलिया के मुरीद सुल्तान होशंग शाह गौरी के शासनकाल में करवाया गया था। नक्काशी इतनी नफीस है जिसे देखकर लगता है मानो पत्थर पर नहीं, मोम पर की गई है। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना। You have got very intricate jali works there. You just cannot think of it how, these people have been able to conceive it and then convert it into execution. The second important landmark is in Muhammad Ghaus Mosque in Gwalior Fort, and the third development of the same thing is in Fatehpur Sikri in Sheikh Salim Chishti's Maqbara. There the jali works is very important and very beautiful, very minute, and you cannot find that kind of jali works except at one place, that is Sidi Sayyid Masjid in Gujarat. कुशक महल का निर्माण 15वीं सदी के मध्य में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बेटे गियासुद्दीन ने करवाया। इस भवन की निर्माण शैली में भारतीय महलों के साथ साथ ईरानी और अफगानी फन्ने तामीर की झलक देखने को मिलती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वक्त की मार ने इस महल को खंडहर में बदला है, तो दूसरे इतिहासकारों की राय में यह इमारत कभी पूरी ही नहीं हुई, एक सपना ही बनी रही। You feel the past grandeur, you cannot but feel yourself a little sad, a little nostalgic. You are not part of it, you are not there, you have nothing to do with it. And yet, strangely, these places emotively make you their own. And you start feeling like one of those citizens who must have lived in these forts, as if you have come and now you are looking at what you had lost.
राजा रानी महल का निर्माण 16वीं सदी में बुंदेल राजा देव सिंह जू देव ने करवाया। इतिहासकारों का मत है कि यह जुड़वा महल चंदेरी शासकों का निवास थे और चंदेरी के मशहूर सतखंडे महल का ही जीर्णोद्धार कर उसे नई शक्ल दी गई थी। उस वक्त बुंदेलखंड में चौखंडे और नौखंडे कई दालानों वाले महलों के निर्माण की शैली लोकप्रिय थी। यहां भी इसी परंपरा का अनुसरण किया गया है। खुले दालान और खूबसूरत बुर्ज इन महलों की विशेषता हैं। बाद के शासकों ने मुगल शैली के हमाम भी यहां बनवाए। बुंदेला राजाओं ने यहाँ 253 वर्ष अक्षुण राज किया है, जिसमें चंदेरी में 1605 में महाराजा रामचंद्र ने ये राजा महल, रानी महल और कुआं, बावड़ी, मंदिर ये इनका और सराय का निर्माण कराया है। चंदेरी में बने बड़े बड़े जलाशय, तालाब और बावड़ियां हैं। जमीन की सतह पर छोटे छोटे बुर्जों से सजे खूबसूरत खुले मंडप भी बने हैं। इनमें कुछ चौकोर तो कुछ गोलाकार हैं। यह बावड़ियां किले में रहने वालों की पेयजल की जरूरतें तो पूरा करती ही थी, कड़ी गर्मी में तन मन को तरोताजा करने वाले मनोरम स्थल की भूमिका निभाती थीं। चंदेरी शहर का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने दृश्य उभरने लगते हैं खूबसूरत चंदेरी साड़ियों के। रेशम और सूत से बुनी ये साड़ियाँ विश्वविख्यात हैं अपने जरी के काम के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के बुनकर अपना हस्तकौशल शिल्प सौंपते रहे हैं अपने उत्तराधिकारियों को, कुछ उसी तरह बड़े स्नेह के साथ जैसे कोई गुरु शिष्य परंपरा में करता है संगीतकार या नर्तक। इनमें से अनेक बुनकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित प्रतिष्ठित मास्टर क्राफ्ट्समैन माने जाते हैं। यहाँ इनके करखों के पास बैठे हमें अनायास याद आती है कबीर की कविता, जिसमें उन्होंने ताने बाने और तकली के बहाने रूपक बांधा है मनुष्य के जीवन का। चंदेरी की साड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं। कहा जाता है कि चंदेरी के बुनकर कभी भी मोटा अनाज नहीं खाते थे और उनके घरों की महिलाएं मेहनत मजदूरी का कोई काम नहीं करती थीं। उनके हाथ की उंगलियों के नाखून सिर्फ इसलिए बढ़ाए जाते थे कि वह इनकी मदद से साड़ियों पर किए जरी के काम को परख सकें। आज हालात बहुत बदल गए हैं। मियां बीवी और बच्चों की मिलीजुली मेहनत के बाद ही कारीगर कलाकारों को मुश्किल से 2 जून की रोटी नसीब होती है। अरे राम रे राम रोगे और पकड़ो छोड़ो ही मुड़ जाए। और अचंबा है श्रीमान चंदेरी में, और अचंबा है श्रीमान चंदेरी में। हिंदू का हर एक भाई मुसलमान चंदेरी में, मुसलमान चंदेरी में, मुसलमान चंदेरी में। पुराना मदरसा बस्ती से कुछ हटकर एक सूनी जगह बना है। मदरसा नाम गलतफहमी पैदा करता है। वास्तव में यह इमारत
खूबसूरत जालियों से सजा एक मकबरा ही है। शायद अतीत में इसके पास कोई मदरसा रहा होगा। शहजादी का रोजा मदरसे के पास ही बना है। कभी इस वर्गाकार इमारत पर एक सुंदर गोलाकार बुर्ज बना था। बड़े बड़े छज्जे और छतरियां भी आज खंडहर की शक्ल ले चुके हैं। It's a very beautiful serpentine bracket with all its undulations. It goes and it supports the chajjas. Nowhere else you can see this kind of beautiful brackets. It also originated from Chanderi. From Chanderi it went to Raisan. From Raisan it went to Gwalior Fort, and from Gwalior Fort it has been further perfected in Salim Chishti's Maqbara in Fatehpur Sikri. हजारों वर्षों से चंदेरी का इलाका जैन साधुओं संतों की साधना स्थली रहा है। यह शहर संपन्न जैन व्यापारियों की बस्ती था और आने जाने वाले रईस व्यापारी भी अपने जान और माल को यहां निरापद समझते थे। इनमें खंडारगिरी में चट्टानों को काटकर बनाई गुफाएं और तीर्थंकरों की विशालकाय मूर्तियां दर्शनीय हैं। You have Hinduism, you have got Jainism, you have got Buddhism, you have got Islamic culture also. It has become a nucleus around which everything is revolving. It can of course be one of the World Heritage sites also. Not from the point of view of the volume of the monument, but a place where the whole urban texture has been even now, it is still standing there. So that way it has not undergone much of a change like that of Agra or Delhi. It is still kept in its own pristine purity. काल के प्रवाह के साथ चंदेरी के खूबसूरत भवन जर्जर हो गए हैं। खंडित मूर्तियां जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। पत्थर के ये टुकड़े बेजुबान नहीं। अगर आपको चंदेरी के गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी हो और आपका हृदय संवेदनशील, तो ये पत्थर खुद ब खुद बोलने लग जाते हैं। यहाँ का हर पत्थर एक स्मारक है जिसके साथ जुड़ी है कोई ना कोई भावभीनी कहानी। चंदेरी के किले और महलों की पुरानी खूबसूरती लौटाने का काम संरक्षण विशेषज्ञ सुनियोजित ढंग और वैज्ञानिक तकनीक से कर रहे हैं। यह आशा जगने लगी है कि किले का आकर्षण बढ़ने के साथ साथ पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी। यह संतोष का विषय है। पर विकास की गति तेज होने से आबादी का दबाव भी बढ़ रहा है। यह आशंका स्वाभाविक है कि कहीं चंदेरी का हश्र भी दूसरे पर्यटक स्थलों जैसा ना हो जाए।